एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हर जगह मिल जाते हैं। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व भी करा देते हैं। आप मॉक टेस्ट से भी प्रैक्टिस कर लेते हो, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसी टर्म्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी होती हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होता है और वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको उन जो टर्मिनोलॉजी हैं उनकी मीनिंग्स, उनका एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको बताऊँ, ताकि आपको उनका भी मीनिंग पता हो और वहाँ से भी अगर क्वेश्चन आए तो आपका ना छूटे। तो आई होप आपको ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये हेल्पफुल लगेगी। तो इसका आज फर्स्ट वीडियो है। आज का जो पेपर है वो हमने लिया है 2013 का, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट से टर्म्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगी आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा जो टर्म है वो है रोल सेट एंड स्टेटस रोल का। तो क्या होता है रोल सेट एंड स्टेटस रोल? काफ़ी कंफ्यूजिंग सा टर्म है। देखिए, रोल सेट क्या होता है कि जब एक पर्सन होता है और उस एक पर्सन की एक परिस्थिति से जुड़ी बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं। मतलब कि आप एक पर्सन हो और आपकी परिस्थिति क्या है? स्टूडेंट की, ठीक है। आपकी मेन परिस्थिति क्या है? स्टूडेंट की। बट एज ए स्टूडेंट आपको अपने टीचर से भी इंटरेक्शन करना है, आपको आपके क्लासमेट से भी इंटरेक्शन करना है, आपको आपके जो स्कूल के जो बाकी स्टाफ हैं उनसे भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करना होता है। तो बहुत सारी भूमिकाएं आपकी हो गई अलग अलग तरीके से। तो परिस्थिति एक हो और उसी एक परिस्थिति से लेकर के भूमिकाएं अलग अलग हो जाएं तो उसको आप कहोगे रोल सेट, क्योंकि एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाएं बन गई तो वो हो गया सेट, ठीक है। अब स्टेटस सेट क्या होता है? एक पर्सन है लेकिन उसकी परिस्थितियां ही बहुत सारी हो गई, मतलब उसका स्टेटस ही अलग अलग हो गया। इसको आप जो बहुविधि भूमिका है, जो बहुल भूमिका है, उससे रिलेटेड कर सकते हो। जैसे कि आप एक टाइम में स्टूडेंट भी हो सकते हो, आप उसी टाइम में किसी के बच्चे भी हो, किसी के भाई बहन भी हो, आप किसी के पड़ोसी भी हो। तो एक ही टाइम में व्यक्ति की अनेक परिस्थितियाँ, तो उनको बोलते हैं स्टेटस सेट, या फिर इसको कह सकते हो आप दूसरे जो पर्सपेक्टिव में बोलें तो इसको आप बहुविधि भूमिका या बहुल भूमिका भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि जहाँ भी एक परिस्थिति होगी अनेक भूमिकाएं होंगी तो हो जाएगा रोल सेट, और बहुत सारी भूमिकाओं का एक सेट बनता है तो फिर उसको हम कहेंगे बहुविधि भूमिका, या फिर उसको हम बोल सकते हैं स्टेटस सेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है पंथ। ये क्या होता है? ये आपका यूनिट 10 से रिलेटेड है। तो क्या होता है पंथ? पंथ जो होता है ये मुख्यतः कह सकते हो एक बेसिक सा पूजा पद्धति के बाद जो चीज़ आती है उसको आप बोल सकते हो एक पंथ होता है। किसी भी व्यक्ति की जब विचार पद्धति, जो उसकी पूजा पद्धति है, बहुत अधिक दृढ़ हो जाती है तो वो एक पंथ का निर्माण करता है। ये चर्च से कम रूढ़िवादी होता है। प्रायः जो निम्न वर्ग होते हैं वो इससे ज़्यादा रिलेटेड करते हैं, जो लोअर क्लास होती है वो इससे ज़्यादा संबंधित होती है। प्लस इसमें व्यक्तिगत स्वेच्छा अधिक होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पंथ को फॉलो ही करो, उसमें आपकी इच्छा डिपेंड करती है। फिर सेकंड चीज़ होती है संप्रदाय। संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय जब पंथ रूढ़िवादी हो जाता है, उसमें मतलब रूढ़िवादिता चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ ऐसा होता था तो ऐसा ही होगा, आपको फॉलो करना था, आप इसी पंथ से थे तो फिर आप उसी में रहोगे, तो उसको हम बोलते हैं संप्रदाय, ठीक है। तो पंथ का रूढ़िवादी रूप हो गया संप्रदाय। फिर आता है आपका पूजा पद्धति। तो पूजा पद्धति क्या होता है? पूजा पद्धति मुख्यतः हमारी जो बिलीव्स हैं, हमारे जो विश्वास है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उस पर निर्भर करता है कि हम हमारी जो पूजा पद्धति है वो कैसी है। जैसे कि अगर हम मानते हैं कि भगवान साकार है तो फिर हम मूर्ति के रूप में उसकी पूजा करेंगे। अगर हम मानते हैं कि भगवान की कोई आकृति नहीं है, कोई उसका रूप नहीं है, तो फिर जैसे आप मस्जिद में जाकर के पूजा करते हो, वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग मानते हैं कि भगवान निराकार है। तो हमारा जैसा विश्वास होगा, मतलब अगर हमने मान लिया कि भगवान का आकार है तो हम मूर्ति में पूजा करेंगे। अगर हमने मान लिया कि भगवान का आकार नहीं है, वो तो सभी जगह पे है, तो फिर हम उसको वैसे पूजा करेंगे। तो हमारे विश्वासों पे आधारित होती है हमारी पूजा पद्धति, तो व्यक्तिगत होती है ये ज़्यादातर। नेक्स्ट टर्म है आपकी स्वचालन। ये मुझसे कई बार पूछा था बच्चों ने। स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है?
ऑटोमेशन एक तरीके की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक यूज़ करते हैं। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जब हम बहुत अधिक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बहुत अधिक मशीनों को उसमें यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें इफ़िशियंसी आए, वो ठीक तरीके से हो सके, अच्छी तरीके से उसमें चीज़ें बन सकें, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसकी इफ़िशियंसी तो बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेरोज़गारी को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है टेलरवाद और फोर्डवाद। अब टेलरवाद और फोर्डवाद क्या है, तो ये एक तरीके से वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन मतलब कि किस तरीके से हम अपने उद्योग को उसका जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से उसका प्रबंधन करें कि हमारा जो उत्पादन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तो ये टर्म्स इन दोनों से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है रेडिकल फेमिनिज्म एंड न्यू फेमिनिज्म। इनके बीच में डिफरेंस काफ़ी माइनर सा डिफरेंस है, तो मैं समझाती हूँ क्या होता है। देखिए, जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो चाहते हैं कि अभी की जो व्यवस्था है जिसमें कि जो मेल हैं, जो पुरुष है वो आधिपत्य जमाए हुए हैं, उनका वर्चस्व है। तो जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो चाहते हैं कि पुरुषों पे महिलाओं का आधिपत्य हो जाए, मतलब कि हम लोग उनको शासन करें उन पे। ठीक है, ये रेडिकल लोगों का मानना है। तो रेडिकल लोग चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था है ये बनी रहे, लेकिन बस इसमें जो सत्ता है वो महिलाओं के हाथ में आ जाए। इसके उल्टा जो न्यू फेमिनिज्म है, यानी कि जो नव नारीवादी हैं, उनका मानना है कि ये व्यवस्था ही ख़त्म होनी चाहिए। जेंडर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होनी चाहिए कि आप पुरुष हो, आप महिला हो, और इसलिए आपको ये काम नहीं करना चाहिए या फिर आपको ये काम करना चाहिए या फिर कोई एक दूसरे पे शासन करे। ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए, जेंडर रहित व्यवस्था होनी चाहिए, ये मानते हैं न्यू फेमिनिज्म। तो रेडिकल फेमिनिज्म व्यवस्था को चेंज करना चाहते हैं, उसमें बिल्कुल परिवर्तन लाना चाहते हैं, महिलाओं की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन न्यू फेमिनिज्म जो ये जेंडर वाली व्यवस्था है इसी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये हो ही ना, जेंडर रहित बिल्कुल एक नई व्यवस्था है, ऐसा इन लोग का मानना होता है। नेक्स्ट हमारा टर्म है हाइपर रियलिटी। ये जो आपका मॉडर्न थियरिस्ट हैं, जो नवीन आधुनिकतावादी हैं, उनको कहा जाता है, वहाँ से ये टर्म है हाइपर रियलिटी। ये दिया था बोर्डिलार्ड ने। होता क्या है, अभी के टाइम में हमें स्टिमुलेशन बहुत अधिक हो जाता है, मतलब कि हम ये डिवाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज़ फिक्शनल है और क्या चीज़ रियलिटी है। जैसे कि आप एड्स देखते हो, टीवी पे ऐड देखते हो ना, टीवी पे आप सीरियल्स वगैरह भी देखते हो, आप मूवीज़ वगैरह भी देखते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो दिखाई जा रही हैं आप उनको सच मान बैठते हो, फिर आप उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते हो कि सत्य क्या है। तो जो एक फिक्शनल चीज़ है, यानी कि जो काल्पनिक चीज़ है, और जो ये एक वास्तविक सत्य है, उसके बीच में हम विभेद नहीं कर पाते हैं, उसके बीच में हम फंस जाते हैं। यही है हाइपर रियलिटी जो कि दी थी बोर्डिलार्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है सापेक्षिक वंचना। यहाँ पे भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि ये टर्म दिया किसने। तो ये टर्म दिया था स्टॉफर ने, मर्टन ने बाद में इसको यूज़ किया था, मर्टन से पहले इसको यूज़ किया था हाइमन ने। लेकिन जो सापेक्षिक वंचना का जो थ्योरी है ये स्टॉफर का है। और क्या होता है इसमें कि एक व्यक्ति अपने को दूसरे की तुलना में मानता है कि हम कुछ साधनों से, कुछ संसाधनों से, कुछ सुविधाओं से वंचित हैं। जैसे कि मैं गांव से हूँ तो मैं ये मान लूँ कि जो शहर के लोग हैं, जो शहर के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, मैं उन सुविधाओं से वंचित हूँ। मेरे यहाँ लाइट कम आती है, मुझे पढ़ने में उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, मुझे कोचिंग की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, तो मैं दूसरे की तुलना में अपने आप को कुछ सुविधाओं से वंचित मानूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सापेक्षिक वंचना, दिया था स्टॉफर ने। और इसी चीज़ को मर्टन ने संदर्भ समूह में यूज़ किया था कि हम किसी संदर्भ में अपने आप को देखते हैं। ठीक है, इससे पहले इसको हाइमन ने यूज़ किया था। नेक्स्ट जो टर्म है वो है सापेक्ष गरीबी। देखिए, गरीबी की दो टर्म होती हैं, एक होती है निरपेक्ष, एक होती है सापेक्ष। निरपेक्ष गरीबी में क्या होता है कि व्यक्ति के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं होती हैं, मतलब कि
वो जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो ही नहीं पूरा कर पाता। बेसिक नीड्स क्या होती हैं? रोटी कपड़ा मकान। तो उसका वही चीज़ें नहीं पूरी हो पाती हैं और उसके जो आश्रित हैं उनको जीवन निर्वाह की सुविधाएं ही नहीं प्राप्त हो पाती हैं, तब उसको बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी, यानी कि वास्तव में वो गरीब है। लेकिन एक होती है सापेक्ष गरीबी कि उसको बेसिक नीड्स तो पूरी हैं, उसका जो रोटी कपड़ा मकान की जो मेन आवश्यकताएं हैं वो पूरी हैं, लेकिन उसको लगता है कि दूसरे व्यक्ति के पास ज़्यादा सुविधाएं हैं और उसके अपेक्षा मैं गरीब हूँ। मतलब कि उसको जो अतिरिक्त आवश्यकताएं हैं, जिनको आप कह सकते हो भोग विलास वाली, वो चीज़ें नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति ये मान ले कि हाँ ठीक है, मेरी सैलरी इतनी है और उसकी ज़्यादा है और मेरे घर में एसी कूलर वगैरह नहीं है, हमारे पड़ोसी के घर में है, तो वो ज़्यादा अमीर हो गए, मैं गरीब हूँ। और मेरे पड़ोसी के पास कार है, मेरे पास नहीं है, तो मैं गरीब हूँ, वो अमीर है। तो सापेक्ष गरीबी होती है दूसरों की तुलना में वस्तुओं का अभाव। मुख्यतः ये विलासिक वस्तुओं का अभाव होता है, जो बेसिक नीड्स होती हैं उनका नहीं। नेक्स्ट टर्म है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आपका जो यूनिट 7 है वहाँ से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जो CFC गैसेस होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, वो एक तरीके का आवरण बना लेती हैं, ठीक है। तो इससे जो सूर्य की ऊष्मा है वो धरती पे आती है, लेकिन इन गैसों का जो आवरण होता है उनकी वजह से जो सूर्य की ऊष्मा है वो बाहर नहीं जा पाती है और धरती पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। इसी को टर्म का नाम दिया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताइए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, उनके नेम आपको बताने हैं। नेक्स्ट टर्म है सांस्कृतिक विलंबना। कई बार ये आया है एग्ज़ाम में। तो ये क्या होता है, ये टर्म दी थी अकबर ने। अकबर ने कहा कि जब हमारी सभ्यता आगे बढ़ जाती है और हमारी संस्कृति पीछे रह जाती है, मतलब कि जो हमारी संस्कृति है उसका भौतिक पक्ष आगे बढ़ जाता है और जो हमारी अभौतिक संस्कृति है वो पीछे रह जाती। भौतिक पक्ष कौन कौन सा है? जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ गई, लेकिन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी जो विचार पद्धति है, जो हमारा रहन सहन है, वो नहीं बदल पाया। जैसे कि आजकल डिजिटली चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन हम फिर भी जो हमारा जो पहले की पद्धति है उसी पे काम करना ज़्यादा सही समझते हैं। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन हमारे विचार, हमारा रहन सहन, हमारी जो अभौतिक संस्कृति है वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो इसको कहते हैं आगमन संस्कृति का पिछड़ना या फिर सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट टर्म है उद्योग का अनौपचारिक क्षेत्र। अनौपचारिक क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र उद्योग के दो क्षेत्र होते हैं। औपचारिक क्षेत्र में आते हैं आपके बड़े बड़े इंडस्ट्री जो होती हैं, उनको आप औपचारिक क्षेत्र में रख सकते हो, ठीक है। अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं आपके लघु उद्योग, आपके कुटीर उद्योग, या फिर जो बहुत छोटे छोटे से उद्योग होते हैं वो आते हैं उद्योगों के अनौपचारिक क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतर जो श्रमिक हैं उनका शोषण ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे फिर कोई रूल्स वगैरह तो होते नहीं हैं, तो इसलिए उनका शोषण यहाँ पे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा स्टेटस ग्रुप। स्टेटस ग्रुप जो टर्म है ये दिया था वेबर ने। ये क्या होता है, तो वेबर ने कहा कि हमारी परिस्थिति समूह बनता है हमारी जीवन शैली से। जिस तरीके की हमारी जीवन शैली होगी, हम जिस तरीके का उपभोग करेंगे, मुख्यतः हम जितना चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, हमारा स्टेटस उतना अच्छा बनता जाएगा। तो जितना हम कंज्यूम करेंगे, जितना अधिक उपभोग करेंगे, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगी, तो हमारा स्टेटस भी उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। हमारा जो परिस्थिति समूह है उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, हमारी उसी के अकॉर्डिंग समाज में प्रतिष्ठा बनेगी। जैसे कि अगर आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, ऐसे मतलब उपभोग ज़्यादा करते हो, तो आपकी जो जीवन शैली है वो अच्छी मानी जाती है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा अच्छी हो जाती है, तो वो एक आपका स्टेटस ग्रुप बन जाता है। नेक्स्ट टर्म है उद्विकास। अब उद्विकास और प्रसार में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो प्रसार क्या होता है, जब दो संस्कृतियाँ आपस में संपर्क में आती हैं, फिर एक दूसरे के गुणों को थोड़ा बहुत उनमें फैलाव होता है, तो वो होता है प्रसार।
उद विकास क्या होता है, ये सभ्यता से रिलेटेड है। जब कोई भी सभ्यता सरलता से जटिलता के क्रम में बढ़ती है, कोई भी संस्कृति सरलता से जटिलता के क्रम में बढ़ती है तो उसको कहते हैं उद विकास। एक निश्चित क्रम होता है इसका, मतलब कि पहले चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, फिर उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है। पहले उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है, फिर गुणात्मक परिवर्तन होता है, तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें होती हैं, तो उसको कहते हैं उद विकास। नेक्स्ट टर्म है पैटर्न वेरिएबल। ये मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था, तो ये जो पैटर्न वेरिएबल है ये दिया था पार्सन्स ने। पार्सन्स ने कहा कि हमेशा हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। कोई भी कर्ता जब क्रिया करता है तो उसके सामने दो ऑप्शन रहते हैं, जिसको इन्होंने टर्म दिया द्विभाजीय अनुभागीयता। मतलब उसके सामने दो ऑप्शन रहते हैं कि वो या तो ये चूज़ करे या तो ये चूज़ करे। कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं? एक तो होता है उसका स्व बनाम सामूहिकता, मतलब कि जब हम किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, तो फिर हमारे सामने कन्फ्यूज़न आती है कि हम अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करें या फिर पूरे सामूहिक तौर पे जो चीज़ें हैं उनको लेकर के चलें। दूसरी चीज़ आती है भावनात्मकता बनाम भावनात्मक तटस्थता, कि हम इमोशनल होकर के सामने वाले से बात करें, हमारे विचारों को इमोशनली अभिव्यक्त करें, या फिर बिल्कुल इमोशनल ना हो, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करें, तो ये हमारे सामने कन्फ्यूज़न आती है। थर्ड चीज़ होती है कि निर्दिष्टता बनाम सार्वभौमिकता। इसको आप कह सकते हो कि एक विशेषीकरण बनाम सार्वभौमिकता, कि एक जो व्यक्ति का विशेष गुण है, जो व्यक्ति की विशेष जो योग्यता है, हम उस चीज़ को ध्यान में रख करके उससे बात करें, या फिर जो सार्वभौमिक रूप से उसकी पहचान है हम उस चीज़ को ध्यान में रख करके उससे बात करें। नेक्स्ट चीज़ होती है गुण बनाम प्रदर्शन, मतलब कि हम अगर आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपके गुणों को ध्यान में रख करके बात करें, या फिर जो आपका दिखावा है, जिस तरीके से आपने कपड़े पहन रखे हैं, जिस तरीके से आपका रहन सहन है, उस चीज़ को ध्यान में रख करके बात करें। फिर चीज़ होती है कि विसरण बनाम विशिष्टता। हम बाकी चीज़ों में जो सोसाइटी में आपकी जो पहचान है उस चीज़ को ध्यान में रखें, या फिर जो आपकी विशिष्ट यानी कि अर्जित परिस्थिति है उस चीज़ को ध्यान में रखें। तो हमेशा कर्ता के सामने दो ऑप्शन रहते हैं, जिसमें से उसको एक चीज़ चूज़ करनी होती है। इसी को इन्होंने नाम दिया पैटर्न वेरिएबल्स, और यहाँ पे इसको इन्होंने हिंदी में बोला द्विभाजीय अनुभागीयता। नेक्स्ट टर्म है ट्रायंगुलेशन मेथड या फिर त्रिभुजन विधि। त्रिभुजन विधि क्या होती है? इसमें कोई भी एक रिसर्च होती है, उस एक रिसर्च में चाहे जितने भी रिसर्चर हों, चाहे एक ही रिसर्च हो या फिर उस पर कई सारे दूसरे रिसर्चर काम कर रहे हो, मतलब कि शोध का विषय एक ही होगा, उस पर शोध चाहे जितने व्यक्ति कर रहे हों, वो जब एक से अधिक विधियों का प्रयोग करते हैं, मतलब रिसर्च का टॉपिक एक है लेकिन उस पर कई सारी विधियों का, कई सारी मापन विधियों का, अनुसंधान विधियों का प्रयोग होता है, तो उसको बोला जाता है त्रिभुजन यानी कि ट्रायंगुलेशन मेथड। नेक्स्ट टर्म है रिस्क सोसाइटी। अच्छा, ये दिया था उल्रिच बेक ने। इन्होंने बताया था कि आधुनिक समाज है, यहाँ पे जोखिम बहुत अधिक है, जैसे कि स्वास्थ्य जोखिम बहुत अधिक है, निर्माणी जोखिम बहुत अधिक है, तो इसीलिए इन्होंने इसको नाम दिया रिस्क सोसाइटी। आधुनिक समाज में रिस्क बहुत अधिक है। लास्ट टर्म है रुग्ण भूमिका। रुग्ण भूमिका क्या होती है? ये दिया था आपके पार्सन्स ने कहा कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो अपनी भूमिका से पीछे हट जाता है, मतलब कि बीमार व्यक्ति एक तरीके से अपनी भूमिका को ठीक तरीके से नहीं निभा पाता। जैसे कि मैं बीमार हो जाऊं तो मेरा काम पढ़ाना है, मैं आपको ठीक तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगी, तो ये एक तरीके की हो जाएगी रुग्ण भूमिका। ठीक है, तो ये थे आज की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और कौन कौन से टर्म्स हैं जिनकी वीडियो मैं आपको बना के दूँ। वो टर्म्स भी आप कमेंट कर सकते हो, तो अगर मुझे यूज़फुल लगेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। एंड इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एंड हाँ, वन थिंग, MCQ प्रैक्टिस भी हम जल्दी ही करेंगे। अभी मैं उनको प्रिपेयर कर रही हूँ, जैसे ही वो बन जाते हैं हम MCQ प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए अपने गोल की तरफ। ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।